प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ बाप को रुलाने वाली औलाद को भगवान कौन सा दंड देते हैं? दर्शक बंधु कहते हैं, माता पिता भगवान का वह रूप है जो इंसान के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनकी ममता और प्रेम बेशर्त होती है। वे बिना किसी उम्मीद के अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना समय, अपनी खुशियां और यहां तक कि अपनी इच्छाएं भी। लेकिन जब वही बच्चे जिनकी परवरिश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हें रुला देते हैं, तो क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे बच्चों का क्या होता है जो अपने माता पिता के आंसुओं का कारण बनते हैं? वो आंसू जो गवाही देते हैं उस दर्द की जिसे शायद शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि हजारों घरों की है जहां बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों की बेरुखी का शिकार होते हैं। दर्शक बंधु, ये कथा आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। सुकून भरे गांव सुका में, जो पहाड़ों और चाय के बागानों के आशीर्वाद से घिरा हुआ था, वहां 75 वर्षीय धर्मवीर जी निवास करते थे। वे एक विधुर थे, लेकिन ईश्वर पर उनकी श्रद्धा उन्हें हमेशा जीवन की राह दिखाती थी। उनका घर, जिसे उन्होंने दशकों पहले अपने पवित्र हाथों से बनाया था, उनकी सरल और संतोषपूर्ण जिंदगी का प्रतीक था। मजबूत लेकिन समय की छाप से भरा हुआ। घर की लकड़ी की दीवारें उन मधुर स्मृतियों को समेटे थीं जिन्हें वे रोज अपने हृदय में जीते थे, विशेष रूप से अपनी प्रिय पत्नी सीमा जी के स्वर्गवास के बाद। आंगन में उन्होंने उस बगीचे को जीवित रखा था जिसे उन्होंने सीमा जी के साथ प्रेम और श्रद्धा के साथ लगाया था। फूलों की देखभाल करना उनके लिए बीते हुए शुभ क्षणों को संजोने जैसा था। यह सेवा उनके लिए एक साधना बन गई थी। लेकिन वह नीरवता जो कभी उनके मन को शांति देती थी, अब उनके लिए एक परीक्षा बन चुकी थी। धर्मवीर जी का हर दिन एक साधारण दिनचर्या में बंधा था। वे सूरज की पहली किरण के साथ उठते, बरामदे में बैठकर चमेली की सुगंधित चाय का आनंद लेते और प्रभु के इस सुंदर संसार को धीरे धीरे जागते हुए निहारते। आसपास के पेड़ों पर पक्षियों का मधुर गायन और गीली मिट्टी की पवित्र महक उन्हें उनके बचपन के सरल और पावन दिनों की याद दिलाती थी। लेकिन इस दिव्य शांति के पीछे एक गहरी तन्हाई छुपी हुई थी। उनके बच्चे अजय और लक्ष्मी कई साल पहले नई संभावनाओं की तलाश में बेंगलोर चले गए थे। तब से उनके मिलने जुलने के अवसर बहुत कम हो गए थे। धर्मवीर जी अपने बच्चों की व्यस्त जीवन शैली को समझते थे, लेकिन यह समझ उनकी तन्हाई के भार को हल्का नहीं कर पाती थी। एक दोपहर जब वे आंगन में गुड़हल के पौधों की देखभाल कर रहे थे, तभी एक अनजान सी आवाज ने उस रोजमर्रा की शांति को भंग कर दिया। यह उनके लैंडलाइन फोन की घंटी थी। आवाज सुनते ही उन्होंने अपने औजार वहीं छोड़ दिए और शीघ्रता से घर के अंदर चले गए। फोन उठाते समय उनकी आवाज में हल्की कंपन थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र अजय की उत्साहित आवाज सुनी, उनके हृदय में प्रसन्नता का संचार हो गया। पापा, मैं और लक्ष्मी इस हफ्ते के अंत में आपसे मिलने आ रहे हैं। अजय के शब्द सुनकर धर्मवीर जी कुछ पल के लिए जैसे ठहर गए। वे उन वचनों को अपने मन में बार बार दोहराने लगे। महीनों बाद यह पहली बार था जब उन्होंने कुछ ऐसा सुना था जो उनके हृदय को आंतरिक गर्माहट दे रहा था। लेकिन अजय की आवाज में कुछ ऐसा था जो उन्हें बनावटी सा प्रतीत हुआ। फोन रखने के बाद वे वहीं खड़े रहे, मन में उठते विचारों को शांत करने का प्रयास करते हुए। वे इस वचन से सचमुच प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में प्रश्न उठने लगे। अचानक अब क्यों? और दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं? उन्होंने स्वयं को समझाने का प्रयास किया। वे मेरे बच्चे हैं, मुझसे मिलने आना स्वाभाविक ही है। फिर भी अजय की आवाज में वह औपचारिकता उन्हें भीतर तक विचलित कर रही थी। एक हल्की बेचैनी उनके मन में धीरे धीरे घर बनाने लगी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर तैयारियों में मन लगाने का निर्णय लिया। अगले दिन से धर्मवीर जी ने घर को व्यवस्थित करने का एक बड़ा अभियान आरंभ कर दिया। उन्होंने हर कोने को बड़ी श्रद्धा और ध्यान से साफ किया, मानो समय की धूल को हटाने का प्रयास कर रहे हों, जो उनके बच्चों की पिछली मुलाकात के बाद जम गई थी।
उन्होंने अलमारी के ऊपर रखे पारिवारिक फोटो फ्रेम्स निकाले, उनकी सफाई की और उन्हें प्रमुख स्थानों पर सजा दिया। एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने उनका ध्यान खींच लिया। यह उस समय की थी जब अजय और लक्ष्मी बच्चे थे। उसमें धर्मवीर और सीमा मुस्कुरा रहे थे, अपने बच्चों के नन्हे हाथ थामे हुए। उस तस्वीर को देखते हुए एक अकेला आंसू उनकी आंखों से ढलक गया। उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और वह पल याद किया जब जीवन कितना सरल और आनंदमय प्रतीत होता था। धर्मवीर जी ने अपने बच्चों के लिए उनके बचपन के प्रिय व्यंजनों को बनाने का निश्चय किया। मसालेदार मटन करी, तली हुई चिकन और गुड़ से भरे स्वादिष्ट कले पोण। वे हर व्यंजन को बड़े प्रेम और श्रद्धा से तैयार कर रहे थे। उनके मन में यह विचार था कि शायद इन व्यंजनों का स्वाद उनके बच्चों को पुराने सुखद दिनों की याद दिला सकेगा। मसालों की दिव्य खुशबू से घर भर गया, जिसने कुछ क्षणों के लिए उनके मन को शांति दी। लेकिन इन तैयारियों के बीच उनके मन में लगातार प्रश्न उठते रहे। क्या वे सचमुच मुझे याद करते हैं या इस आगमन के पीछे कोई और कारण है? जैसे ही उनके आगमन का दिन आया, गांव का वातावरण भी कुछ बदला हुआ सा लगने लगा। अजय की गाड़ी के गांव की कच्ची सड़क पर पहुंचने की आवाज ने पड़ोसियों को खिड़कियों से झांकने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी घर के सामने रुकी और धर्मवीर जी, जो बरामदे में बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पहले लक्ष्मी बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक उजली मुस्कान थी और उसके बाल करीने से बंधे हुए थे। वह दौड़कर उनके पास आई और श्रद्धा तथा प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। पापा, मैंने आपको बहुत याद किया, लक्ष्मी ने उत्साह से कहा। उसके बाद अजय गाड़ी से उतरे। उनका स्वभाव अधिक शांत था, लेकिन चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी। धर्मवीर जी ने उन्हें भीतर बुलाया और गर्व से उस मेज की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने प्रेम और श्रम से सजाया था। मैंने वह सब बनाया है जो तुम दोनों को पसंद था, उन्होंने हल्की झिझक भरी मुस्कान के साथ कहा। लक्ष्मी ने खुशी से चौंकते हुए कहा, पापा, आपने इतनी मेहनत की, जबकि अजय ने शांत स्वर में धन्यवाद दिया। रात के भोजन के दौरान बातें सहजता से चलती रहीं। लक्ष्मी ने अपने काम और यात्राओं की कहानियां सुनाई, जबकि अजय ने बेंगलोर की व्यस्त जिंदगी के बारे में बताया। धर्मवीर जी ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में मुस्कुराते और सवाल पूछते हुए। उन पलों में ऐसा लगा जैसे समय की दूरी मिट गई हो और प्रेम का एक नया पुल बन गया हो। लेकिन इस सहज माहौल के बीच धर्मवीर जी ने कुछ बातें नोट की जो उन्हें विचलित कर रही थीं। दोनों भाई बहन बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। अजय अपने शब्दों को बड़े ध्यान से चुन रहे थे और व्यक्तिगत विषयों से बच रहे थे। यह सब धर्मवीर जी के मन में चिंता और शंका का बीज बोने लगा। रात के बाद जब सब सोने चले गए, धर्मवीर जी को बच्चों के कमरे से धीमी हंसी और बातचीत की आवाजें सुनाई दी। वे स्पष्ट रूप से कुछ सुन नहीं सके, लेकिन बातचीत का लहजा ऐसा था मानो कोई गंभीर योजना बनाई जा रही हो। उन्होंने उठकर सुनने का प्रयास नहीं किया, लेकिन यह विचार कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है उनके हृदय को बेचैन कर गया। सुबह जब वे रसोई में पहुंचे तो उन्होंने अजय और लक्ष्मी को गहरी बातचीत करते हुए पाया। अजय के हाथ में कुछ कागज थे। धर्मवीर जी के आते ही दोनों ने तुरंत विषय बदल दिया। पापा, आपकी नींद कैसी रही? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। धर्मवीर जी ने उत्तर दिया कि सब ठीक था, लेकिन उनके मन में सवाल गूंजता रहा, क्या ये दोनों कोई योजना बना रहे हैं? धर्मवीर जी ने बगीचे में जाकर शांति पाने की कोशिश की, लेकिन उनका मन अब भी व्याकुल था। जब वे घर लौटे तो देखा कि अजय और लक्ष्मी मेज के पास बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। पापा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, अजय ने गंभीर स्वर में कहा। धर्मवीर जी ने अपने बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरों पर स्थिति की गंभीरता स्पष्ट थी। वे समझने की कोशिश करने लगे कि यह बातचीत उनके जीवन को किस दिशा में ले जाएगी। रात शांत थी, लेकिन धर्मवीर जी का घर बच्चों की उपस्थिति से फिर से जीवंत हो उठा था। रात के खाने में कहानियां, हंसी और पुरानी यादें गूंज रही थीं, जिसने उनके दिल को सुकून दिया। लंबे समय के बाद अजय और लक्ष्मी की आवाजों से भरे घर में एक अनोखा आनंद था। बैठक में गर्म चाय के कप के साथ बैठे धर्मवीर जी ने इस दुर्लभ पारिवारिक पल का पूरा आनंद लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे पुराने दिन वापस आ गए हों,
भले ही कुछ घंटों के लिए। तभी अजय ने धीरे से बातचीत का रुख बदला। उन्होंने अपने पैर क्रॉस किए, घुटनों पर हाथ टिकाए और कुछ बोलने से पहले गहरी सांस ली। पापा, मैं और लक्ष्मी सोच रहे थे और हमें लगता है कि आपको एक जरूरी बात पर विचार करना चाहिए। अजय की आवाज, जो आमतौर पर दृढ़ होती थी, अब थोड़ी झिंझकी हुई लग रही थी, जैसे वह सही शब्दों की तलाश कर रहे हों। धर्मवीर जी, जो अब तक अपनी चाय के कप से उठती भाप को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, अचानक उत्सुकता से अपने बच्चों की ओर देखने लगे। अजय ने विनम्रता से कहा, हम सोच रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप इस घर को बेच दें और हमारे साथ बेंगलोर में रहने आ जाएं। उसने तुरंत लक्ष्मी की ओर सहमति की तलाश में देखा। धर्मवीर जी कुछ पल के लिए चुप रहे, अपने बेटे के शब्दों को मन में दोहराते हुए। लक्ष्मी, जो अपने पिता के चेहरे पर आई हैरानी को भांप गई थी, बात संभालने के लिए आगे आई। पापा, कृपया इसे गलत मत समझिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे करीब रहें। शहर में हम आपकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। यह घर आपके लिए बहुत बड़ा है और अब यह सुरक्षित भी नहीं है। यह जगह बहुत अलग थलग है। उसका स्वर मधुर और लगभग प्रार्थना जैसा था, लेकिन धर्मवीर जी को लगा जैसे उसके हर शब्द ने उनके दिल के किसी गहरे कोने को छू लिया हो। सुरक्षित? उन्होंने धीरे से दोहराया, भौहें चढ़ाते हुए। यह घर उनके लिए एक पवित्र आश्रय था। हर दीवार, हर फर्नीचर उनके और सीमा के जीवन का एक विस्तार था। बेचने का ख्याल ऐसा था जैसे अपने अतीत और यादों का त्याग करना। उन्होंने अजय और लक्ष्मी की ओर देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि उनकी बात सच में चिंता से प्रेरित थी या किसी और कारण से। क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं यहां अकेले नहीं रह सकता? उन्होंने भावनाओं से भरी लेकिन शांत आवाज में पूछा। अजय ने अपनी मुद्रा को थोड़ा सीधा किया और व्यावहारिक लहजे में जवाब देने की कोशिश की। पापा, यह बात आपकी काबिलियत की नहीं है, यह सुविधा की बात है। शहर में आपको ज्यादा आराम मिलेगा, डॉक्टर और बाजार पास होंगे और सबसे बड़ी बात, हम आपके करीब रहेंगे। अजय ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें जल्दी से इधर उधर भटक गईं, जैसे अपने पिता की नजरों से बचने की कोशिश कर रही हों। धर्मवीर जी ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस गहरी सांस ली और माहौल को चुप्पी में डूबने दिया। जब अजय और लक्ष्मी अपने प्रस्ताव के फायदों को गिनाते रहे, धर्मवीर जी के भीतर एक अजीब सी असहमति पनपने लगी। यह घर केवल ईंट और लकड़ी का ढांचा नहीं था, यह उनके और सीमा के साथ मिलकर बनाए गए जीवन का प्रतीक था। बगीचा उनकी वर्षों की मेहनत का नतीजा था और हर फूल जैसे बीते खुशहाल पलों की गवाही देता था। वे यह सब कैसे छोड़ सकते थे? और सबसे बड़ी बात, क्या यह सच में जरूरी था? बच्चों की बातों में कुछ ऐसा था जो मेल नहीं खा रहा था। लक्ष्मी थोड़ा आगे झुकी और उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। हम आपके भले की सोच रहे हैं पापा, कृपया हम पर भरोसा कीजिए। आप जानते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपका भला चाहते हैं। लक्ष्मी के शब्दों में ईमानदारी का एहसास था, लेकिन धर्मवीर जी उस दबाव को अनदेखा नहीं कर पाए जो इन शब्दों में छिपा था। उन्होंने लक्ष्मी की ओर देखा, फिर अजय की ओर, जो अब भी शांत थे, लेकिन उनकी आंखें कहीं दूर टिकी हुई थीं। पहली बार उस रात धर्मवीर जी के मन में संदेह की चिंगारी उठी। क्या वे सचमुच उनके लिए सोच रहे थे? बैठक में माहौल और गंभीर हो गया। धर्मवीर जी ने तनाव को हल्का करने के लिए विषय बदल दिया। उन्होंने अजय के काम और लक्ष्मी की हाल की यात्राओं के बारे में पूछा, लेकिन जब वे अपने जीवन के किस्से खुशी खुशी सुना रहे थे, धर्मवीर जी ने देखा कि वे कभी कभी एक दूसरे की ओर जल्दी से नजरें डालते थे, जैसे बिना शब्दों के कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। यह एक ऐसी मिली भगत थी जिसे धर्मवीर जी समझ नहीं पा रहे थे और यह उन्हें बेचैन कर रहा था। उस रात अपने कमरे में अकेले धर्मवीर जी ने बातचीत के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों को देखा और मेज पर रखी वे कढ़ाई की हुई टेबल क्लॉथ देखी जिन्हें सीमा ने प्रेम से बनाया था। उन्होंने खुद को बेंगलोर में रहने की कल्पना करने की कोशिश की, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अनजाना था और उनकी यादों से परे था। क्या यह सच में मेरे लिए अच्छा है? उन्होंने सोचा। बच्चों के बार बार आग्रह के बावजूद वे इस विचार से खुद को दूर नहीं कर पा रहे थे कि इस प्रस्ताव के पीछे कोई और वजह हो सकती है।
साथ ही उनके दिल में एक और भावना उठ रही थी। अजय और लक्ष्मी के करीब रहना आकर्षक था। यह उनके साथ खोई हुई कनेक्शन को फिर से पाने का अवसर हो सकता था, लेकिन इसके बदले उन्हें अपने और सीमा के जीवन की हर निशानी को छोड़ना होगा। धर्मवीर जी रात भर बिस्तर पर करवट बदलते रहे। कोई भी विचार उन्हें शांति नहीं दे रहा था। उनकी आत्मा भीतर से व्याकुल थी, मानो मन और हृदय के बीच एक द्वंद्व चल रहा हो। अगली सुबह नाश्ते के दौरान अजय और लक्ष्मी ने फिर से वही विषय छेड़ा। इस बार अजय ने सीधे बात की। पापा, हमें सच में लगता है कि यही सबसे सही फैसला है। हम नहीं चाहते कि आप यहां अकेले किसी परेशानी में पड़ें या मुश्किलों का सामना करें। लक्ष्मी ने तुरंत बातचीत को नरम करने की कोशिश की। और सोचिए, यह कितना अच्छा होगा कि आप हमारे पास रहें। पोते पोतियां भी शहर में आपसे मिलने आएंगे। हम एक बार फिर से पूरी तरह परिवार बन जाएंगे। धर्मवीर जी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनके भीतर कहीं कुछ अशांत था। बच्चों की बातों में तर्क था, लेकिन वे अपने भीतर उठते हुए उस भाव को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे कि शायद कुछ सही नहीं है। मैं इसके बारे में सोचूंगा, उन्होंने अंत में कहा, अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए समय पाने की कोशिश करते हुए। बच्चों ने उनकी इस प्रतिक्रिया पर संतोष जताया, लेकिन फिर से वही तीव्र निगाहों का आदान प्रदान किया जिसने धर्मवीर जी को बेचैन कर दिया। दिन के दौरान बगीचे में टहलते हुए धर्मवीर जी ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वे पौधों की पत्तियों को छूते हुए जैसे उनमें ताकत खोज रहे थे। हर फूल उनके लिए एक सजीव स्मृति था जो उन्हें खुशहाल दिनों की याद दिला रहा था। लेकिन उनके मन में अजय और लक्ष्मी के साथ रहने का ख्याल भी गूंज रहा था। वे खुद को अतीत और एक अनिश्चित भविष्य के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। शाम को बरामदे में बैठे धर्मवीर जी दूर गांव की टिमटिमाती रोशनी को देख रहे थे। उनका मन बार बार बच्चों के प्रस्ताव और उन संबंधों को फिर से जोड़ने की संभावना के बारे में सोच रहा था जो समय के साथ कमजोर हो गए थे। धर्मवीर जी के मन में इस प्रस्ताव को लेकर गहरे सवाल उठ रहे थे। क्या यह सचमुच उनका भला सोचने का इरादा था या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई थी? कई दिनों तक धर्मवीर जी गहरे विचारों के भंवर में डूबे रहे। उनके बच्चों का प्रस्ताव बार बार उनके मन में गूंजता रहा। वे बगीचे में टहलते, घर की दीवारों को देखते और वहां बिताई गई हर याद को फिर से जीते। वे जानते थे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। भले ही उनका दिल उसी जगह बने रहने का था, अजय और लक्ष्मी के पास रहने की संभावना उनके भीतर उम्मीद की एक किरण जगाती थी। आखिरकार उन्होंने हमेशा यह माना था कि परिवार को बुजुर्गों के साथ रहकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। उस सुबह कई रातों की बेचैनी के बाद धर्मवीर जी ने अजय और लक्ष्मी को बैठक में बुलाया। उनकी थकी हुई आंखें सही शब्दों की तलाश कर रही थीं। तुम दोनों जीत गए, उन्होंने हल्की उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा। हम यह घर बेच देंगे। लक्ष्मी ने उत्साह में अपने पिता को गले लगा लिया, जबकि अजय के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई। धर्मवीर जी ने उनके उल्लास में खुद को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उनके हृदय में ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने अस्तित्व का कोई अंश खो दिया हो। निर्णय लेने के बाद उन्होंने अपने सामान पैक करना शुरू किया। हर वस्तु उनके लिए अतीत की एक खिड़की थी। एक पुराना फोटो एल्बम जिसे वे धीरे धीरे पलट रहे थे, बच्चों के जन्मदिन की खुशियां और सीमा के साथ बिताए गए मधुर क्षणों को ताजा कर रहा था। रसोई में उन्हें अपनी पत्नी का पुराना एप्रन मिला, जिस पर अब भी आटे के निशान थे। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया, जैसे सीमा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। हर वस्तु को पैक करना एक मौन विदाई की तरह था और उनका दिल इस बिछड़न के बोझ से भारी हो गया। इस बीच अजय और लक्ष्मी ने घर के लिए खरीदार खोजने की जिम्मेदारी संभाल ली। धर्मवीर जी ने देखा कि वे कितनी तेजी और कुशलता से काम कर रहे थे, मानो समय के खिलाफ दौड़ रहे हों। एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया गया और एक हफ्ते के भीतर घर देखने वालों का आना शुरू हो गया। धर्मवीर जी दूर से देखते रहे, जबकि अजनबी उस जगह का मुआयना कर रहे थे जिसे उन्होंने इतने वर्षों तक अपने घर के रूप में संभाला था। बच्चों की यह जल्दी उन्हें हैरान कर रही थी, लेकिन उन्होंने इसे उनके उत्साह का परिणाम मानकर
चुप्पी साधे रखी। जाने के आखिरी दिनों में धर्मवीर जी ने अपने बगीचे में आखिरी बार टहलने का फैसला किया। उन्होंने बड़े प्यार से फर्न और गुड़हल के फूलों को छुआ, जैसे पुराने मित्रों को विदा कह रहे हों। वे चमेली के पेड़ के पास रुके, जिसे सीमा ने अजय के जन्म पर लगाया था, और वहीं कुछ देर तक खड़े रहे। अलविदा सीमा, उन्होंने हल्की सी टूटी आवाज में कहा। भले ही उन्हें कोई उत्तर न मिला, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उनकी आखिरी बातें सुन रही हो। जब जाने का दिन आया, अजय की गाड़ी घर के सामने तैयार खड़ी थी। माहौल शांत था, लगभग गंभीर। पड़ोसी उन्हें विदा देने के लिए इकट्ठा हो गए थे। उनमें से कई ने धर्मवीर जी के साथ अपना जीवन बिताया था और जानते थे कि वे गांव के लिए क्या मायने रखते थे। एक पुराने मित्र ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, धर्मवीर, इस गांव में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ये शब्द उनके मन में गूंजते रहे, जबकि उन्होंने अपने खाली घर की ओर आखिरी बार देखा। सफर के दौरान धर्मवीर जी ने आने वाले दिनों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। वह खिड़की से बाहर देख रहे थे, जहां पहाड़ और खेत धीरे धीरे ओझल हो रहे थे और शहर का दृश्य हावी हो रहा था। उन्होंने अपने मन में नई जिंदगी की कल्पना करने की कोशिश की, वह समय जब वे अपने बच्चों और शायद पोते पोतियों के साथ बिताएंगे। फिर भी उनके दिल में एक अजीब सा दर्द था, एक खालीपन जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। जब वे शहर पहुंचे, अजय ने उनके लिए योजनाओं की जानकारी देना शुरू किया। पापा, हमने इस पर बहुत सोचा और हमें लगता है कि यह सबके लिए सबसे अच्छा होगा, अजय ने कहा और तुरंत लक्ष्मी की ओर देखा, जिसने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। धर्मवीर जी थोड़ा भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और आगे सुनने का इंतजार किया। जब गाड़ी एक बड़ी और आधुनिक इमारत के सामने रुकी, तो उन्होंने एक अनजाना डर महसूस किया। यह घर जैसा नहीं लग रहा था। अजय ने गाड़ी से उतरकर उनके लिए दरवाजा खोला। पापा, यह आपका नया घर होगा, अजय ने उत्साह भरे स्वर में कहा। धर्मवीर जी ने इमारत को देखा। यह एक बुजुर्ग निवास स्थान था, जिसकी बाहरी बनावट सजीव और आकर्षक थी, लेकिन उसमें एक औपचारिकता थी जो उन्हें अस्वाभाविक लगी। वे कुछ पल के लिए ठहर गए, इस दृश्य को समझने की कोशिश करते हुए। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उन्होंने धीरे से कहा। लक्ष्मी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में हल्की अपराध बोध की झलक थी। पापा, हम आपके भले की सोच रहे हैं। यहां आपको देखभाल, साथ और सुरक्षा मिलेगी। हम नहीं चाहते कि आप अकेला महसूस करें। उनके शब्द सुनने में भले ही मधुर लगे, लेकिन धर्मवीर जी को यह किसी तेज धार वाली तलवार की तरह महसूस हुए। उन्होंने बच्चों की ओर देखा, किसी और उत्तर की तलाश में, लेकिन उन्हें केवल तैयार जवाब ही मिले। जब वे इमारत में प्रवेश कर रहे थे, धर्मवीर जी ने अन्य निवासियों की भाव भंगिमा पर ध्यान दिया। कुछ आरामदायक लग रहे थे, जबकि दूसरों के चेहरे पर खालीपन था, जैसे उन्होंने अपने जीवन की कोई कीमती चीज खो दी हो। उनके हर कदम के साथ उनका हृदय भारी होता जा रहा था। गलियारे साफ और रोशनी से भरे हुए थे, लेकिन उनमें वह आत्मीयता नहीं थी जो उनके पुराने घर में थी। जब वे उस कमरे में पहुंचे जो उनका नया ठिकाना बनने वाला था, उन्होंने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस किया। यह एक छोटा कार्यात्मक स्थान था, लेकिन उसमें आत्मा की कमी थी। वह बिस्तर पर बैठ गए, जबकि अजय और लक्ष्मी झुककर उनकी ओर देख रहे थे। यह आपके भले के लिए है पापा, अजय ने दोहराया, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हों। बच्चों ने उनसे वादा किया कि वे जल्द ही मिलने आएंगे और विदा लेकर चले गए। धर्मवीर जी अब अकेले रह गए। उन्होंने सफेद दीवारों को देखा और आसपास के मौन को महसूस किया, जो उनके पुराने घर की शांति भरी चुप्पी से बिल्कुल अलग था। यह एक बोझिल खामोशी थी, जो अनुत्तरित सवालों और अनकही भावनाओं से भरी हुई थी। उनके हृदय में दुख और विश्वासघात की भावना उठी, लेकिन इसके साथ ही एक और भावना ने जन्म लिया, एक छोटी सी चिंगारी, एक प्रतिरोध की लहर जो धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगी। उस रात जब उन्होंने सोने की कोशिश की, तो उनके मन में बीते दिनों की स्मृतियां गूंजती रहीं। उन्होंने अनुभव किया कि उनके बच्चों की योजना में कुछ ऐसा है जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते। धर्मवीर जी ने उस नए माहौल में खुद को ढालने का प्रयास किया,
लेकिन उनके हृदय में उठी प्रतिरोध की वह चिंगारी संकेत दे रही थी कि भविष्य में कुछ ऐसा होगा जिसकी उनके बच्चों ने कल्पना भी नहीं की होगी। धर्मवीर जी के लिए वृद्धाश्रम में शुरुआती दिन अत्यंत कठिन थे। सुबह उठते ही उन्हें कमरे की बोझिल खामोशी का सामना करना पड़ता। न वहां पेड़ों को हिलाती हवा थी, न पक्षियों की मधुर चहचहाहट जो उनके पुराने घर की दिनचर्या का हिस्सा थी। यह जगह निर्जीव सी लगती थी, मानो यह किसी की पहचान मिटाने के लिए ही बनाई गई हो। धर्मवीर जी को ऐसा प्रतीत होता जैसे वे किसी अस्थायी स्थान पर हैं, जहां उनकी कोई जड़ें नहीं हैं। यह विचार उनके भीतर एक बेचैनी पैदा कर देता। यहां की दिनचर्या सख्त और पूर्व निर्धारित थी। सुबह 7 बजे नाश्ता, 9 बजे मनोरंजन और फिर सामूहिक गतिविधियों में बंटा हुआ दिन। धर्मवीर जी को ये गतिविधियां खोखली प्रतीत होती थीं। वे अधिकतर समय वृद्धाश्रम के बगीचे की एक बेंच पर बैठे बिताते, क्षितिज को निहारते हुए अपने पुराने घर की यादों में खो जाते। उन्हें अपने बगीचे में स्वतंत्र रूप से टहलने की कमी खलती, जहां वे चमेली के फूलों की खुशबू लेते और अपने हाथों से पौधों की देखभाल करते थे। यहां वे केवल भीड़ का एक हिस्सा थे। इस नई जगह से भावनात्मक जुड़ाव की कमी उन्हें भीतर तक घुटन भरे माहौल में धकेल रही थी। हर निवासी अपने अकेलेपन में डूबा हुआ प्रतीत होता था, जैसे साथ रहने के बावजूद वे अपने भीतर के खालीपन को भरने में असफल हो रहे थे। धर्मवीर जी ने कुछ लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत अक्सर छोटी रह जाती या किसी मेडिकल अपॉइंटमेंट के कारण बाधित हो जाती। उन्होंने महसूस किया कि वहां के लोगों के रिश्ते सतही थे और उनके हृदयों में गहरे अकेलेपन की छाया बसी हुई थी। इन्हीं छोटी छोटी बातचीतों के दौरान धर्मवीर जी ने धीरे धीरे इस स्थान की सच्चाई को समझना शुरू किया। एक दिन एक निवासी पाकर वीरे ने साधारण लहजे में बताया कि उसे भी ऐसी ही वादों पर यहां लाया गया था जैसे अजय और लक्ष्मी ने धर्मवीर जी से किए थे। मेरे बच्चों ने कहा था कि यह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, वीरे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन सच तो यह है कि वे सिर्फ घर बेचकर पैसा बांटना चाहते थे। ये शब्द धर्मवीर जी के हृदय पर चोट की तरह लगे। अब तक वे अपने बच्चों की अच्छी नीयत पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सुनकर उनका विश्वास डगमगाने लगा। अगले कुछ दिनों में धर्मवीर जी ने अन्य निवासियों की कहानियां ध्यान से सुननी शुरू की। कुछ के बच्चे केवल त्योहारों पर मिलने आते थे, तो कुछ ऐसे थे जिन्हें छोड़ने के बाद फिर कभी नहीं देखा गया। कोई इसे खुलकर नहीं कहता था, लेकिन हर कोने में परित्यक्त होने की भावना छुपी हुई थी। यह सब सुनकर धर्मवीर जी को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन साथ ही उन्होंने खुद को सतर्क भी पाया। अब वे अजय और लक्ष्मी के इरादों पर सवाल उठाने लगे। क्या वे केवल एक बोझ बन चुके थे जिसे हल्का करने के लिए यहां छोड़ दिया गया था? हर दिन के साथ धर्मवीर जी को अपने पुराने घर की यादें और सताने लगीं। उन्हें लकड़ी के फर्श का वह एहसास याद आता जिसे नंगे पांव महसूस करना सुकून भरा था। अपने हाथों से बनाए गए व्यंजनों की खुशबू और गांव की रातों की आवाजें उनके मन को बार बार खींच लाती थीं। वे अब महसूस कर रहे थे कि वे छोटे छोटे पल जिन्हें उन्होंने साधारण समझा था, उनके लिए अनमोल बन गए थे। लेकिन धर्मवीर जी जानते थे कि वे खुद को निराशा में डूबने नहीं दे सकते। उन्हें अपने लिए कोई उद्देश्य ढूंढना था, कोई ऐसा कारण जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे सके। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास की छोटी छोटी संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ निवासी पूरे दिन चुप रहते थे, क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं था। एक दोपहर उन्होंने बुअनी नाम की एक महिला से बातचीत शुरू की, जो अकेले बैठकर बुनाई कर रही थी। उनसे बात करते हुए धर्मवीर जी को एहसास हुआ कि वह भी उनकी तरह अपनी आज़ादी और घर की यादों को मिस कर रही थीं। यह छोटा सा कदम धर्मवीर जी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उन्होंने अन्य निवासियों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, उनकी कहानियां सुनी और अपनी साझा की। उन्होंने महसूस किया कि वहां मौजूद कई लोग भी संघर्षों और उपलब्धियों से भरी जिंदगी जी चुके थे, लेकिन अब वे अदृश्य महसूस करते थे। धर्मवीर जी ने जाना कि इस माहौल में भी मानवीय रिश्ते बनाए जा सकते हैं और दूसरों को सहारा दिया जा सकता है। फिर भी
अजय और लक्ष्मी के इरादों को लेकर सवाल उनके मन में गूंजते रहे। उन्होंने पिछले दिनों हुई हर बातचीत को याद करना शुरू किया, ये समझने के लिए कि क्या उनके बच्चों की बातों में कोई और संकेत छुपा था। हर बार जब वे उनके घर बेचने की जल्दी के बारे में सोचते, उनके हृदय में एक पीड़ा उठती। यह मानना कठिन था कि जिन बच्चों को उन्होंने अपने हृदय और आत्मा से पाला, वे उनके हितों को नजरअंदाज कर सकते थे। धर्मवीर जी एक रात जब चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी, अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे थे। उन्होंने दूर चमकती शहर की रोशनी को देखा और मन ही मन चिंतन करने लगे कि उनकी जिंदगी का नियंत्रण अब कैसे उनके हाथों में आ सकता है। असहाय होने का एहसास उनके मन पर भारी था, लेकिन उन्होंने हार मानने का विचार त्याग दिया। उनके भीतर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी कि एक राह अवश्य है, कोई ऐसा मार्ग जिससे वे खोई हुई गरिमा और उद्देश्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। धर्मवीर जी ने वृद्धाश्रम की दिनचर्या और कार्यशैली को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ नियम अनावश्यक थे और कैसे कुछ कर्मचारी निवासियों को मात्र संख्या मानते थे, न कि एक व्यक्ति के रूप में। वे अपने विचारों में धैर्य और शांति बनाए रखते हुए व्यवस्थाओं को समझने लगे और सवाल पूछने की शुरुआत की। उनके लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस खोज के बीच उन्हें अपनी प्रिय पत्नी सीमा के शब्द याद आए, आजादी दीवारों से नहीं, मन से शुरू होती है। इस विचार को उन्होंने अपने संबल के रूप में अपनाया और यह ठाना कि वे स्वयं को फिर से पहचानेंगे। उन्हें लगा कि अगर वे यूं ही बैठे रहेंगे तो यह रास्ता और उदासी उन्हें निगल लेगी, लेकिन अगर वे छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। एक दिन जब वे वृद्धाश्रम की छोटी लाइब्रेरी में एक निवासी को किताब ढूंढने में मदद कर रहे थे, उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने पाया कि उनके पास अब भी कौशल, अनुभव और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा है। यह मायने नहीं रखता था कि वे कहां थे, असल बात यह थी कि वे अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे थे। यह विचार उनके भीतर एक नई ऊर्जा की तरह आया। उस रात जब धर्मवीर जी सोने के लिए लेटे, उन्होंने खुद से वादा किया कि वे केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। वे अपने लिए एक नया उद्देश्य खोजेंगे जो उन्हें फिर से जीवन से जोड़ सके। भले ही शुरुआत कहां से करनी है यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। एक सुबह जब धर्मवीर जी वृद्धाश्रम के बगीचे में टहल रहे थे, उनके मन में भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं उमड़ रही थीं। वह जगह चाहे जितनी साफ सुथरी और व्यवस्थित हो, उनके लिए यह कभी घर जैसा महसूस नहीं हुई। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें उनके अतीत से जोड़ सके। टहलते हुए उन्होंने देखा कि इमारत के सामने एक युवा दंपति खड़ा था। वे किसी कर्मचारी से बातचीत कर रहे थे और जानकारी ले रहे थे। उनकी उपस्थिति धर्मवीर जी के लिए एक याद दिलाने वाली थी कि इस स्थान के बाहर की दुनिया अभी भी संभावनाओं से भरी हुई है। उसी दिन बाद में वह दंपति बगीचे में टहलता हुआ दिखाई दिया। वे चारों ओर ध्यानपूर्वक देख रहे थे। धर्मवीर जी, जो अब पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे, ने उन्हें अभिवादन करने का निर्णय लिया। नमस्ते, क्या आप यहाँ किसी विशेष व्यक्ति के लिए आए हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। दोनों ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय सुशील और तारी के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि वे वृद्धाश्रम के पास रहते थे और स्थानीय पुस्तकालय में किताबें दान करने आए थे। इसके बाद हुई बातचीत अप्रत्याशित रूप से सुखद रही। सुशील एक शिक्षक थे और तारी एक कृषि सहकारी संस्था में काम करती थीं। उनकी सहज और दयालु प्रवृत्ति ने धर्मवीर जी को सहज महसूस कराया। उन्होंने धर्मवीर जी से उनके जीवन के बारे में पूछा। शुरू में झिझकते हुए धर्मवीर जी ने अपनी कहानियां साझा करनी शुरू की। जब उन्होंने अपने पुराने घर और बगीचे का जिक्र किया जहां उन्होंने पौधों की देखभाल की थी, तो सुशील और तारी ने गहरी रुचि दिखाई। तारी ने कहा कि वह पौधों की देखभाल करना सीखना चाहेंगी और सुझाव दिया कि यदि धर्मवीर जी चाहें तो वे फिर से उनसे मिलने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में सुशील और तारी बार बार मिलने आने लगे। वे किताबें, ताजे फल लाते या बस बातचीत करने के लिए रुक जाते। उनकी संगति ने धर्मवीर जी के भीतर एक लंबे समय से खोई हुई उम्मीद को फिर से जगा दिया।
एक दिन जब सुशील और तारी ने गांव की चर्चा की तो सुशील ने जिक्र किया कि वृद्धाश्रम के पास ही एक पुराना घर बिक्री के लिए उपलब्ध था। यह आपके पुराने घर जैसा नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन इसमें संभावनाएं हैं। नए सिरे से शुरुआत करने का विचार धीरे धीरे धर्मवीर जी के मन में जगह बनाने लगा। उन्होंने पहले कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब सुशील और तारी के सहयोग के साथ यह असंभव नहीं लग रहा था। फिर भी धर्मवीर जी के मन में अपने बच्चों का ख्याल आया। वह जानते थे कि अजय और लक्ष्मी शायद इस निर्णय से सहमत न हो, खासकर क्योंकि उन्होंने धर्मवीर जी को वृद्धाश्रम में रहने के लिए जोर दिया था। फिर भी धर्मवीर जी अपनी जीवन को फिर से संवारने की इच्छा को अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। सुशील और तारी ने उन्हें घर देखने के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में धर्मवीर जी ने हिचकिचाहट दिखाई, यह सोचकर कि यह कदम कहीं जल्दबाजी तो नहीं होगा, लेकिन अंततः उन्होंने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। जब वे घर पहुंचे तो वह एक छोटी सी बस्ती में स्थित था जो वृद्धाश्रम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। घर साधारण था, दीवारें जर्जर थीं और बगीचा उपेक्षित पड़ा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने धर्मवीर जी की आंखों में चमक ला दी। यह थोड़ी मेहनत मांगता है, उन्होंने सोचा। सुशील ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे यकीन है कि आप इसे बदल सकते हैं। धर्मवीर जी धीरे धीरे उस घर के चारों ओर घूमने लगे, दीवारों को छूते हुए और पत्थरों के फर्श को महसूस करते हुए। उन्होंने मन ही मन कल्पना की कि वह इस जगह को कैसे फिर से जीवंत बना सकते हैं। बगीचे को सुधारना, दीवारों को नया रंग देना और एक ऐसा कोना बनाना जिसे वह अपना कह सकें। उस क्षण उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सुखापुरी के अपने पुराने घर लौट गए हों। धर्मवीर जी जानते थे कि यह चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन घर को फिर से संवारने का विचार हर कठिनाई से अधिक मूल्यवान लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने इस घर के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने विचार किया कि कैसे अपनी बचत का उपयोग कर इसे खरीद सकते हैं और मरम्मत का काम शुरू कर सकते हैं। भले ही उनकी उम्र पहले जैसी न रही हो, लेकिन उनके पास अभी भी वह ज्ञान और कौशल था जो इस स्थान को बदलने के लिए आवश्यक था। लेकिन एक बड़ी बाधा अभी भी बनी हुई थी। अजय और लक्ष्मी को यह कैसे बताया जाए? वह जानते थे कि उनके बच्चे इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं और यह बात उन्हें चिंतित कर रही थी। एक शांत दोपहर धर्मवीर जी ने सुशील और तारी के साथ इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने संकोच करते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि इस उम्र में ऐसा विचार मूर्खता है? सुशील ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं काके, आप मूर्खता नहीं कर रहे हैं। आप केवल एक बार फिर अपनी जिंदगी में उद्देश्य ढूंढ रहे हैं और हम यहां आपकी मदद के लिए हैं। सुशील के इन शब्दों ने धर्मवीर जी के भीतर साहस भर दिया, लेकिन उन्हें पता था कि असली परीक्षा तब होगी जब वे अपने बच्चों को इस फैसले के बारे में बताएंगे। जब धर्मवीर जी ने आखिरकार अजय और लक्ष्मी से बात करने का फैसला किया तो उन्होंने अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुना। वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने घर के बारे में बताया और कैसे उन्हें लगता है कि वहां नई शुरुआत करना उनके लिए सही होगा। अजय ने तुरंत नाराजगी जताई और लक्ष्मी आश्चर्यचकित रह गई। पापा, यह पागलपन है, अजय ने कहा। आप वहां सुरक्षित हैं, चीजों को जटिल क्यों बना रहे हैं? बच्चों की प्रतिक्रिया वही थी जिसका उन्हें डर था। फिर भी धर्मवीर जी दृढ़ रहे। उन्होंने समझाया, भले ही मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं, मुझे केवल सुरक्षा से अधिक की आवश्यकता है। मुझे यह महसूस करना है कि मेरी जिंदगी का अभी भी कोई उद्देश्य है। उन्होंने हल्की लेकिन दृढ़ आवाज में यह बात कही। लक्ष्मी ने उन्हें और सोचने का सुझाव दिया, लेकिन धर्मवीर जी ने पहले ही अपने मन में निर्णय कर लिया था। अजय और लक्ष्मी की असहमति के बावजूद धर्मवीर जी ने सुशील और तारी की मदद से अपनी योजना को लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर का सौदा तय किया और मरम्मत के पहले चरणों की योजना बनाई। हर छोटा बदलाव, बगीचे की सफाई से लेकर दीवारों पर नया रंग चढ़ाने तक, धर्मवीर जी को एक नई ऊर्जा से भर देता था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने उस हिस्से को फिर से खोज लिया हो जो वृद्धाश्रम में गुम हो गया था। जैसे जैसे घर आकार लेने लगा,
धर्मवीर जी को यह एहसास हुआ कि वह केवल एक घर नहीं बना रहे थे, वह अपनी पहचान को भी फिर से गढ़ रहे थे। काम के दिन सुशील और तारी की यात्राएं और गांव के अन्य लोगों का मौन समर्थन उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि उनके पास अभी भी बहुत कुछ है जो वे दूसरों को दे सकते हैं। एक तारों भरी रात धर्मवीर जी अपनी नई घर की बरामदे पर बैठे। घर अब आंशिक रूप से मरम्मत हो चुका था। उन्होंने आकाश की ओर देखा, गहरी सांस ली और गांव की ताजी हवा को महसूस किया। बच्चों की आलोचना और आगे आने वाली मुश्किलों के बावजूद वह अपने इस निर्णय से शांति में थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने बच्चों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा, उनके मन में सवाल आया, क्या वे उनकी इस पसंद को स्वीकार करेंगे या फिर से उनके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। धर्मवीर जी का नया घर धीरे धीरे सजीव हो रहा था, लेकिन अब भी वहां बहुत काम बाकी था। रसोई के पास स्थित एक पुराना कमरा फर्नीचर और धूल भरे बक्सों से भरा हुआ था, मानो दशकों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। धर्मवीर जी ने सुशील की मदद से इसे साफ करने और एक अध्ययन कक्ष में बदलने का निर्णय लिया। जब वे एक पुरानी अलमारी को खिसका रहे थे तो उनकी नजर फर्श पर एक अजीब चीज पर पड़ी। लकड़ी का एक गुप्त दरवाजा जो एक फीके कालीन से आंशिक रूप से ढका हुआ था। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने सुशील को बुलाया। सुशील तुरंत वहां पहुंचे और दोनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने उसे खोल दिया। नीचे जाने वाली एक तंग सीढ़ी दिखाई दी जो एक अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। वहां से ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका आया जिसमें पुरानी लकड़ी की गंध थी। सुशील ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, आइए देखते हैं अंदर क्या है। धर्मवीर जी को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। वह जगह छोटी, नम और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। चारों ओर धूल से ढकी बक्सों की ढेरियां थीं। बीचों बीच पत्थर के पुराने फर्श पर लोहे की एक जंग लगी तिजोरी रखी हुई थी। वह तिजोरी सालों से नहीं खोली गई थी। धर्मवीर जी धीरे धीरे उसके पास गए और उसकी धूल भरी सतह को छुआ। इसमें क्या हो सकता है? उन्होंने मन ही मन बुदबुदाया। सुशील ने सुझाव दिया कि इसे ऊपर ले जाकर खुली जगह में खोला जाए। काफी मेहनत के बाद वे तिजोरी को आंगन तक ले आए। तिजोरी भारी थी और अपनी जर्जर हालत में भी किसी समय कीमती रही होगी। क्या इसमें कुछ होगा? धर्मवीर जी ने हल्की चिंता के साथ कहा, जबकि सुशील औजार लेने गए। सुशील ने एक छोटे लोहे के रॉड से तिजोरी के जंग लगे ताले को खोलने की कोशिश शुरू की। लोहे के टूटने की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद तिजोरी का ढक्कन धीरे धीरे खुला और उसके साथ ही धूल का एक बादल निकला। धर्मवीर जी और सुशील ने अंदर देखा और जो उन्होंने पाया वह अप्रत्याशित था। तिजोरी में बारीक आभूषण, सोने चांदी के पुराने सिक्के और कुछ प्राचीन दस्तावेज रखे हुए थे। धर्मवीर जी कुछ पलों के लिए वहीं जड़ हो गए। आभूषण हल्की धूप में चमक रहे थे और सिक्कों पर ऐसी छापें थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। यह तो बहुत कीमती लगता है, सुशील ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे जोर से बोलने पर कोई अनहोनी हो सकती थी। धर्मवीर जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उत्साह और चिंता के बीच झूल रहे थे। सामान की जांच करते हुए धर्मवीर जी को दस्तावेजों के बीच एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसमें एक पीला सा कागज था जिस पर हाथ से लिखा हुआ विवरण था। यह तिजोरी की सामग्री की सूची थी और उस पर लिखा था, परिवार विजया। धर्मवीर जी ने माथे पर बल डालते हुए सोचा कि क्या उन्होंने यह नाम पहले सुना था? शायद यह घर के पुराने मालिकों का नाम होगा, सुशील ने सुझाव दिया। धर्मवीर जी फिर भी सोच में डूबे रहे। इस खोज ने उनके मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दिन का बाकी हिस्सा आंगन में बिताया, तिजोरी की वस्तुओं को एक मेज पर व्यवस्थित करते हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन चीजों का क्या किया जाए। वे इन्हें अपने घर की मरम्मत या दूसरों की मदद के लिए उपयोग कर सकते थे, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि उन्हें सावधानी से काम लेना होगा। सुशील ने सलाह दी कि उन्हें किसी विशेषज्ञ से इन चीजों की जांच करवानी चाहिए, लेकिन धर्मवीर जी ने इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इससे अनावश्यक ध्यान आकर्षित होगा। फिलहाल इसे हमारे बीच ही रखें, उन्होंने सुशील से कहा। सुशील सहमत हो गए।
हालांकि उनकी उत्सुकता साफ झलक रही थी। धर्मवीर जी जानते थे कि उन्हें सोचने के लिए और समय चाहिए। उस रात जब सब सो चुके थे, धर्मवीर जी फिर से तहखाने में गए। उन्होंने हर कोने को टॉर्च की रोशनी में देखा, यह देखने के लिए कि कहीं और सुराग तो नहीं है। लेकिन वहां कुछ और नहीं था, केवल खाली बक्से और धूल। तहखाने की खामोशी गहरी थी और उन्हें यह एहसास हुआ कि इस घर की कहानी में शायद और भी राज छुपे हैं। आने वाले दिनों में धर्मवीर जी ने तिजोरी की संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें पता था कि अगर इन चीजों का सही उपयोग किया जाए तो यह जीवन बदल सकता है, उनका और दूसरों का भी। लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि लालच इस स्थिति को खतरनाक बना सकता है। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें समझदारी से काम लेना होगा, लेकिन यह तय नहीं कर पाए कि पहला कदम क्या हो। तिजोरी को किसी की नजर से बचाने के लिए उन्होंने इसे एक कमरे की अलमारी में छुपा दिया और एक कंबल से ढक दिया। उन्होंने सुशील से कहा कि इसके बारे में किसी और से बात न करें। अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटने की कोशिश करते हुए उन्होंने घर की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन हर बार जब वे उस कमरे के पास से गुजरते जहां तिजोरी रखी थी, उन्हें अपने रहस्य का बोझ महसूस होता। एक दिन जब वह आंगन में पौधों को पानी दे रहे थे, उन्होंने देखा कि तारी दूर से उन्हें देख रही थी। वह पास आई और पूछा, आप ठीक हैं? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। धर्मवीर जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बस घर की मरम्मत के बारे में सोच रहा था। लेकिन अंदर से वह जानते थे कि जल्द ही उन्हें सुशील और तारी के साथ अपनी योजना साझा करनी होगी। फिर भी तिजोरी के बारे में खुलासा करने का डर उन्हें रोक रहा था। उस रात धर्मवीर जी ने बरामदे पर बैठकर तारों भरे आकाश को देखा। उन्होंने महसूस किया कि तिजोरी केवल मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह नहीं थी, यह एक अवसर थी, लेकिन साथ ही एक भारी जिम्मेदारी भी। अब धर्मवीर जी दौराहे पर खड़े थे। उन्हें निर्णय लेना था कि इस खजाने का क्या किया जाए। क्या वे इसे अपने लिए उपयोग करेंगे, इसे दूसरों की भलाई में लगाएंगे, या इसके असली मालिकों की तलाश करेंगे? एक बात स्पष्ट थी, यह खोज उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धर्मवीर जी के नए घर में दिनचर्या अब एक नए जन्म जैसी लगने लगी थी। जो संपत्ति कभी वीरान और उजाड़ थी, वह अब रंग और हलचल से भरने लगी थी। सुशील और तारी के निरंतर समर्थन के साथ धर्मवीर जी ने मरम्मत का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले दीवारों और छत की मरम्मत की गई, जो तुरंत देखभाल की आवश्यकता में थी। कार्य के दौरान धर्मवीर जी ने महसूस किया कि अपने हाथों से कुछ ठोस बनाने का आनंद कितना सुखद है। सुशील ने गांव के कुछ दोस्तों को भी सहायता के लिए बुलाया और अपने औजार साथ लाए। यह एक सामूहिक प्रयास था, जो धर्मवीर जी को वर्षों बाद एक आत्मीय अनुभूति दे रहा था। हर कोई अपनी ओर से कुछ न कुछ लेकर आया, कोई लकड़ी, कोई रंग, तो कोई प्रोत्साहन से भरे शब्द। तारी ने घर के छोटे छोटे विवरणों का ध्यान रखा, जैसे सुंदर पर्दे चुनना और पुराने फर्नीचर को पुनः व्यवस्थित करने में सहायता करना। धीरे धीरे घर केवल रहने योग्य नहीं, बल्कि आत्मीय और स्वागत योग्य बनता जा रहा था। मरम्मत के बीच धर्मवीर जी ने बगीचे को फिर से जीवंत करने का निश्चय किया। हर सुबह वे कठोर मिट्टी को साफ करने और नए फूल लगाने में समय बिताते। गुड़हल, चमेली और फर्न के पौधे लगने लगे और उनकी देखभाल से घर में जीवन का स्पंदन लौटने लगा। पौधों को पानी देते समय धर्मवीर जी को ऐसा लगता जैसे उनकी अपनी जिंदगी भी नए सिरे से खिल रही हो। वह तारी के साथ बागवानी के अपने अनुभव साझा करते और दोनों मिलकर एक ऐसा सुंदर बगीचा तैयार करते जो इस घर की पहचान बन गया। बगीचे की बढ़ती सुंदरता ने पड़ोसियों का ध्यान खींचा। वे अक्सर आते, धर्मवीर जी के काम की प्रशंसा करते और सहायता की पेशकश करते। लगता है आपने इस जगह में जान डाल दी है, पड़ोसी पकड़ियान ने कहा जब वह खाद की बोरियां लाने में मदद कर रहे थे। धर्मवीर जी मुस्कुराए, यह महसूस करते हुए कि वह अब केवल एक मकान नहीं बल्कि एक सच्चा घर बना रहे थे। लेकिन यह बदलाव धर्मवीर जी के बच्चों अजय और लक्ष्मी से छिपा नहीं रह सका। कई हफ्तों तक संपर्क न करने के बाद उन्होंने अचानक अपने पिता से मिलने की योजना बनाई। उनकी पहली यात्रा के दौरान अजय घर के चारों ओर चुपचाप घूमते रहे,
साफ तौर पर बदलावों से प्रभावित दिखाई दे रहे थे। पापा, घर की इतनी मरम्मत के लिए पैसा कहां से आया? अजय ने हल्की आवाज में पूछा, मानो सहजता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों। धर्मवीर जी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास बचत है अजय, और अच्छे दोस्त भी। लक्ष्मी हालांकि अधिक स्पष्ट थीं। लगता है आप यहां वृद्धाश्रम से भी बेहतर रह रहे हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में हल्की शंका झलक रही थी। धर्मवीर जी ने धैर्य बनाए रखा, लेकिन वह जानते थे कि उनके बच्चे वास्तव में क्या सोच रहे थे। मरम्मत किए गए घर और सुव्यवस्थित बगीचे ने उनके बच्चों में ऐसी जिज्ञासा जगा दी जो सामान्य चिंता से अधिक लग रही थी। आने वाले हफ्तों में अजय और लक्ष्मी की यात्राएं अधिक बार होने लगीं, लेकिन वे पहले से अधिक तनावपूर्ण भी थीं। वे लगातार घुमा फिराकर सवाल पूछते, यह जानने की कोशिश करते कि घर के इतने सुधार कैसे संभव हुए। धर्मवीर जी उनके बढ़ते असंतोष को महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रकट नहीं किया। वह जानते थे कि तिजोरी का रहस्य समय से पहले उजागर करने से केवल समस्याएं ही बढ़ेंगी। सुशील और तारी ने भी अजय और लक्ष्मी के व्यवहार पर ध्यान दिया और चिंतित हो गए। वे थोड़ा संदेहपूर्ण लगते हैं, तारी ने कहा, जब वह धर्मवीर जी के साथ ऑर्किड के पौधे लगा रही थीं। आपको लगता है कि उनकी नीयत ठीक है? धर्मवीर जी ने गहरी सांस लेते हुए बगीचे की ओर देखा। मुझे नहीं पता तारी, लेकिन मैं तब तक इंतजार करना चाहूंगा जब तक वे खुद को बदलने का प्रमाण न दें। बच्चों के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद धर्मवीर जी अपने घर और समुदाय पर ध्यान केंद्रित करते रहे। गांव के अन्य लोग भी उनसे मिलने आने लगे। वे अपनी कहानियां, हंसी मजाक और सलाह के लिए उनके पास आते। धीरे धीरे धर्मवीर जी गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गए। यह जुड़ाव उन्हें यह एहसास दिलाता था कि वह फिर से किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। एक दिन जब अजय और लक्ष्मी घर पर आए, धर्मवीर जी ने देखा कि अजय की नजर बार बार उस अलमारी पर जा रही थी जहां कुछ बहाल की गई वस्तुएं रखी थीं। भले ही अजय ने कुछ नहीं कहा, धर्मवीर जी समझ गए कि वह बेचैन हो रहा है। पापा, ऐसा लगता है कि आपके पास हमारी अपेक्षा से अधिक संसाधन हैं, अजय ने कहा, एक ऐसे स्वर में जो लगभग आरोप लगाने जैसा था। धर्मवीर जी ने बस मुस्कुराकर बात का रुख मोड़ दिया। लक्ष्मी दूसरी ओर अधिक रणनीतिक थीं। उन्होंने पिता की सहनशीलता और दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। पापा, आपकी सहनशीलता वाकई प्रेरणादायक है, उन्होंने कहा। धर्मवीर जी ने उनकी बातों की सराहना की, लेकिन वह जानते थे कि यह सब उद्देश्यपूर्ण था। उन्हें महसूस होने लगा कि उनके बच्चे सच जानने की कोशिश कर रहे थे, बजाय इसके कि वे उनका सच्चा समर्थन करें। सुशील और तारी ने हमेशा की तरह धर्मवीर जी का समर्थन किया। वे न केवल शारीरिक काम में सहायता करते थे, बल्कि ऐसी बातें भी करते थे जो धर्मवीर जी को अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करती थीं। एक संध्या धर्मवीर ने सुश और तारी से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे यह समझें कि सच्ची संपत्ति सम्मान और करुणा में निहित है, न कि भौतिक वस्तुओं में। लेकिन यह बात मैं केवल शब्दों से नहीं सिखा सकता, मुझे इसे अपने आचरण से दिखाना होगा। जैसे जैसे घर अधिक सुंदर और आरामदायक बनता गया, धर्मवीर के भीतर आत्मविश्वास की लौ प्रज्वलित होती रही। उन्हें पता था कि अब भी चुनौतियों का अंत नहीं हुआ है, विशेष रूप से अजय और लक्ष्मी के साथ, लेकिन वह ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए संकल्पित थे। हर खिला हुआ फूल और हर संजोया गया फर्नीचर उनकी आत्मा के नवीनीकरण का प्रतीक था। वह केवल एक घर नहीं बना रहे थे, वह अपने अस्तित्व की एक नई छवि गढ़ रहे थे। एक शांत रात जब सुशील और तारी बगीचे के एक कोने को अंतिम रूप देने में जुटे थे, अजय और लक्ष्मी बिना सूचना के आ पहुंचे। दोनों इस बार पहले से अधिक दृढ़ थे और अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते थे। पापा, हमें आपसे बात करनी है, अजय ने गंभीर स्वर में कहा। धर्मवीर ने अपने धैर्य को थामे रखा। वह जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण और निर्णायक बातचीत होने वाली है। समय बीतने के साथ धर्मवीर ने अनुभव किया कि उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। बगीचे में उनकी रोज की सैर धीमी पड़ गई और घर की मरम्मत का कार्य अब उनके लिए अधिक थकावट भरा प्रतीत होने लगा। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की,
लेकिन सुशील और तारी की चिंतित नजरों से स्पष्ट था कि वे भी उनके भीतर आती कमजोरी को महसूस कर रहे थे। धर्मवीर को यह एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जीवन यात्रा को सुव्यवस्थित करें और अपने पीछे एक ऐसा संदेश छोड़ें जो उनके हृदय की सच्चाई और उनके जीवन का सार व्यक्त करे। एक वर्षा भरी रात धर्मवीर एक जलती हुई दीपक के सामने बैठे थे। उनके सामने खाली कागज का एक पन्ना और एक कलम रखी थी। वह देर तक उस पन्ने को निहारते रहे, मानो सही शब्दों की खोज कर रहे हों। वह जानते थे कि उन्हें एक पत्र लिखना होगा, न केवल तिजोरी के रहस्य को उजागर करने के लिए, बल्कि अपने बच्चों के प्रति अपने गहरे भावनाओं को साझा करने के लिए। यह कार्य उनके लिए कठिन था, लेकिन आवश्यक भी। कांपते हाथों से उन्होंने लिखना शुरू किया। अजय और लक्ष्मी, तुम दोनों हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो। जिस दिन तुमने इस धरती पर जन्म लिया, उस दिन से मैंने तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन तुम्हारे निर्णयों ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी खून के रिश्ते भी परिवार को जोड़े रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते। उन्होंने कुछ पल के लिए रुककर गहरी सांस ली और फिर लिखना जारी रखा। धर्मवीर ने अपनी जीवन गाथा को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त किया। कैसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए त्याग किए और फिर वृद्धाश्रम भेजे जाने पर कैसा अनुभव किया। उन्होंने अपनी पीड़ा और अकेलेपन को शब्दों में समेटा, लेकिन उन क्षणों की खुशी भी साझा की जो उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करके प्राप्त हुई थी। मैंने यहां एक उद्देश्य पाया, उन्होंने लिखा। एक नया परिवार जो मुझे वैसे देखता है जैसे मैं हूं, न कि केवल एक बोझ की तरह। जब तिजोरी का जिक्र करने का समय आया तो धर्मवीर थोड़ी देर के लिए रुके। उन्हें पता था कि यह हिस्सा उनके बच्चों के लिए सबसे अधिक चौंकाने वाला होगा। इस घर की मरम्मत के दौरान मैंने एक तिजोरी पाई जिसमें गहने और पुराने सिक्के थे। यह खजाना ईश्वर का आशीर्वाद है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। मैं इसे कैसे उपयोग करता हूं, यह तय करेगा कि लोग मुझे किस रूप में याद करेंगे। उन्होंने अपनी चिट्ठी में स्पष्ट किया कि वह यह खजाना अपने बच्चों के साथ नहीं बांटेंगे। अजय और लक्ष्मी, तुम दोनों ने मुझे यह सिखाया कि अगर दौलत के साथ प्रेम और सम्मान न हो तो वह केवल एक खाली बोझ बनकर रह जाती है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि इस खजाने का उपयोग ऐसा होगा जिससे जीवन को नया अर्थ मिले और दूसरों की जिंदगियां बदलें। हिस्सा उस वृद्धाश्रम को जाएगा जहां मैंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए, ताकि वहां और लोग वह पीड़ा महसूस न करें जो मैंने की थी। दूसरा हिस्सा सुशील और तारी के बच्चों की शिक्षा के लिए होगा, जो मेरे पोते पोतियों जैसे बन गए हैं। हर शब्द धर्मवीर के दिल का बोझ हल्का कर रहा था। उन्हें अपने बच्चों से कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन उनके और अपने बीच की भावनात्मक दूरी का दर्द उन्हें हमेशा सालता रहा। वह चाहते थे कि उनकी यह चिट्ठी उनके बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन बने, न कि कोई कटाक्ष। चिट्ठी खत्म करने के बाद धर्मवीर ने उसे सावधानी से मोड़ा और एक लिफाफे में रख दिया। लिफाफे पर उन्होंने लिखा, मेरे जाने के बाद इसे पढ़ा जाए। उन्होंने उसे एक ताले वाली दराज में तिजोरी के दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रख दिया। उन्हें विश्वास था कि यह चिट्ठी उनके जाने के बाद भी उनकी आत्मा की आवाज बनेगी। यह चिट्ठी लिखने के बाद धर्मवीर ने एक अजीब संतोष महसूस किया। उन्हें इस बात का दुख था कि यह सब लिखने का अर्थ यह है कि उनका समय अब सीमित था, लेकिन उन्हें यह सुकून भी था कि उन्होंने अपनी जीवन डोर आखिरी क्षण तक अपने हाथों में थामी। वह चाहते थे कि उनकी विदाई एक सीख बनकर रहे, कड़वाहट बनकर नहीं। सुशील और तारी ने भी महसूस किया कि धर्मवीर का व्यवहार थोड़ा बदल गया था। आप आजकल ज्यादा शांत दिखते हैं, एक शाम तारी ने कहा, जब वह बगीचे में पौधों को पानी देने में मदद कर रही थी। धर्मवीर मुस्कुराए और बोले, जब हमें पता होता है कि हम सही काम कर रहे हैं तो दिल को सुकून मिलता है। दोनों ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन धर्मवीर की आंखों की चमक में एक हल्की उदासी को भांप लिया। अगली रात धर्मवीर ने लिफाफे को तिजोरी के साथ एक सुरक्षित स्थान पर रखा। वह जानते थे कि उनके जाने तक यह रहस्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने अपनी पत्नी सीमा की कही एक बात याद की, प्रेम का अर्थ है सिखाना, भले ही वह पीड़ा भरा हो। धर्मवीर को आशा थी
कि उनकी चिट्ठी अजय और लक्ष्मी के दिलों में बदलाव की एक चिंगारी जला सके। आने वाले दिनों में धर्मवीर ने अपने समय का पूरा आनंद उठाया। वह बगीचे में घंटों बिताते, सुशील और तारी के साथ कहानियां साझा करते और गांव के लोगों की मदद करते। वह जानते थे कि उनके कर्म उनके शब्दों जितने ही शक्तिशाली थे। अपनी जिंदगी को एक उदाहरण बनने दो, उन्होंने सोचा जब वह बगीचे में अपने हाथों से काम कर रहे थे। फिर भी उनके मन में यह प्रश्न बार बार आता था, क्या उनके बच्चे इस चिट्ठी को समझ पाएंगे? क्या वे अपनी गलतियों को पहचान कर उनका प्रायश्चित करेंगे? यह प्रश्न उनके दिल में गूंजता रहा, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों और विश्वास में शांति ढूंढ ली। एक शांत रात धर्मवीर बरामदे पर बैठे तारों से भरे आसमान को देख रहे थे। उनका दिल भारी था, लेकिन मन में शांति भी थी। चिट्ठी तैयार थी, उनके इरादे स्पष्ट थे। धर्मवीर को एहसास था कि उनकी यात्रा समाप्ति की ओर है, लेकिन उनके बच्चे इस अंतिम उपहार पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये सोचकर वह अब भी बेचैन थे। धर्मवीर के निधन की खबर एक शांत सुबह आई, जिसने उनके घर और समुदाय में गहरी भावनाओं का सैलाब ला दिया। उनकी अंतिम घड़ियों में सुशील और तारी उनके साथ थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्मवीर प्रेम और देखभाल के घेरे में अपनी यात्रा पूरी करें। वह घर जो कभी मरम्मत की आवाजों और हंसी खुशी से गूंजता था, अब एक शांत और श्रद्धामयी मौन में डूबा हुआ था। सुशील ने शुरुआती प्रबंधों की जिम्मेदारी ली, जबकि तारी ने गांव के उन लोगों के लिए स्थान तैयार किया जो श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। धर्मवीर की अनुपस्थिति पहले ही गहराई से महसूस की जा रही थी। अगले दिन दोपहर में अजय और लक्ष्मी घर पहुंचे। उनके चेहरे पर दुख और असुविधा का मिला जुला भाव था। सुश और तारी ने उन्हें शिष्टता से स्वागत किया, लेकिन औपचारिकताओं को अधिक नहीं खींचा। भाई बहन के बीच का मौन हालांकि वातावरण में भारीपन ला रहा था। दोनों को पता था कि पिता के निधन के साथ ही ऐसे प्रश्न भी उठेंगे जिन्हें अब तक टाल दिया गया था। उनके मन में आशा और चिंता का एक अजीब मिश्रण था। वसीयत पढ़ने का दिन आ पहुंचा। घर के मुख्य हॉल में गांव के लोग, पड़ोसी और करीबी सभी श्रद्धा और भावनाओं के साथ एकत्र हुए। एक अनुभवी वकील, जिन्हें धर्मवीर ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी, दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे। धर्मवीर जी ने मुझे यह वसीयत सौंपी थी, जिसमें उनके सभी निर्देश स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, वकील ने कहा और अजय तथा लक्ष्मी की ओर नजर उठाई। वसीयत की प्रारंभिक पंक्तियां धर्मवीर के अपने बच्चों के प्रति प्रेम और उनकी दिवंगत पत्नी सीमा के साथ बिताए जीवन की श्रद्धांजलि थीं। अजय और लक्ष्मी, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थे, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी निराशा भी। यह सुनते ही दोनों चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमरे में गहरा मौन छा गया। यदि तुम यह सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं अब इस संसार में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि मैंने जो भी निर्णय लिए वे तुम्हें वह पाठ सिखाने के लिए थे जिसे मैं चाहता हूं कि तुम जीवन भर याद रखो। आगे वसीयत में यह स्पष्ट किया गया था कि अजय और लक्ष्मी को तिजोरी के खजाने का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम्हें सुखापुरी के घर की बिक्री से पहले ही काफी कुछ मिल चुका है। यह मेरा योगदान था ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन मैंने महसूस किया कि बिना सम्मान और प्रेम के धन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो कुछ भी मैंने पाया वह उनके लिए होगा जिन्होंने वास्तव में करुणा और कृतज्ञता दिखाई। अजय और लक्ष्मी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। लक्ष्मी ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया, जबकि अजय अविश्वास भरी नजरों से वकील को देखने लगे। यह सही नहीं हो सकता, अजय ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन वकील ने शांत भाव से आगे पढ़ना जारी रखा। सुशील और तारी, आप दोनों जो मेरे परिवार बन गए, मैं आपको तिजोरी के खजाने का एक बड़ा हिस्सा सौंपता हूं। यह इस शर्त पर है कि इसका उपयोग आपके बच्चों की शिक्षा और उस गांव की भलाई के लिए किया जाए जिसने मुझे अपनाया। तारी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। सुशील ने उनकी हथेली को कसकर पकड़ लिया। उनके लिए यह केवल एक भौतिक विरासत नहीं थी, यह उनके द्वारा धर्मवीर के प्रति दिखाए गए प्रेम और सेवा का सम्मान था। उन्होंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा था, लेकिन धर्मवीर का यह आशीर्वाद उनके हृदय को गहराई तक छू गया। वसीयत में यह भी बताया गया कि
कि तिजोरी का एक हिस्सा उस वृद्धाश्रम को दान किया जाएगा जहां धर्मवीर ने कुछ समय बिताया था। मैं चाहता हूं कि यह धन उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए जिन्हें मेरी तरह पीछे छोड़ दिया गया, कोई और वह खालीपन महसूस न करे जो मैंने किया। कमरे में हलचल का माहौल बन गया। गांव के लोग धर्मवीर के इस निर्णय को उनकी महान आत्मा और परोपकारी स्वभाव का प्रतीक मान रहे थे। वसीयत पढ़ने के बाद वकील ने अजय और लक्ष्मी को वह चिट्ठी सौंपी जो धर्मवीर ने उनके लिए लिखी थी। दोनों ने धीरे धीरे उसे लिया और कमरे के एक कोने में जाकर खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे चिट्ठी के शब्द पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव अविश्वास से बदलकर ग्लानि और अंतर्निहित दुख में बदलते गए। धर्मवीर के शब्द स्पष्ट थे लेकिन कठोर नहीं। उन्होंने अपनी पीड़ा, अकेलेपन और विश्वासघात की भावना को साझा किया, लेकिन साथ ही यह आशा भी जताई कि उनके बच्चे अपनी गलतियों से सीखेंगे। तुम्हारे पास अब भी समय है बदलने का, उन चीजों को महत्व देने का जो वास्तव में मायने रखती हैं। अगर मेरे लिए नहीं तो अपने लिए और उन लोगों के लिए करो जिन्हें तुम प्रेम करते हो। चिट्ठी के अंतिम शब्द दोनों के लिए एक भावनात्मक झटका थे, लेकिन यह आत्मविश्लेषण और सुधार का निमंत्रण भी था। लक्ष्मी ने सबसे पहले रोना शुरू किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह महसूस करते थे, उसने कांपती आवाज में कहा। अजय ने चुपचाप चिट्ठी को कसकर पकड़ रखा था। लंबे समय तक मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, हमने गलती की। उनकी आवाज में पश्चाताप और अपराध बोध साफ झलक रहा था। इसी बीच सुशील और तारी ने गांव के लोगों के साथ धर्मवीर की विरासत का उत्सव मनाने की योजना बनाई। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची संपत्ति दूसरों के साथ बांटने में है। सुशील ने बगीचे में इकट्ठा हुए लोगों से कहा। गांव ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस विरासत का उपयोग गांव के स्कूल को संवारने और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए किया जाएगा। अजय और लक्ष्मी ने धीरे धीरे इन चर्चाओं में भाग लेना शुरू किया। वे अब अपने पिता के निर्णयों का अर्थ समझने लगे थे। शायद पिताजी सही थे, लक्ष्मी ने अजय से कहा। धन का कोई मूल्य नहीं है अगर हम प्रेम और रिश्तों को भूल जाएं। दोनों जानते थे कि अपनी जिंदगी को फिर से संवारने में समय लगेगा, लेकिन धर्मवीर की चिट्ठी ने उनके दिलों में बदलाव की एक लौ जला दी थी। उसी शाम जब सूरज डूब रहा था, अजय और लक्ष्मी उस बगीचे में पहुंचे जिसे धर्मवीर ने अपने हाथों से संवारा था। वहां बैठकर उन्होंने हवा में पत्तों की सरसराहट सुनी। पापा ने हमें पैसे से ज्यादा दिया है, अजय ने कहा। उन्होंने हमें बेहतर इंसान बनने का अवसर दिया है। ये सोचते हुए दोनों भाई बहन ने संकल्प लिया कि वे धर्मवीर की विरासत का सम्मान करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। धर्मवीर का समुदाय उनकी विरासत का उत्सव मना रहा था और अजय और लक्ष्मी अपनी जिंदगी में बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ा रहे थे। यह परिवर्तन उनके जीवन को हमेशा के लिए नया अर्थ देने वाला था। धर्मवीर का पुनर्निर्मित घर अपनी चमचमाती दीवारों और प्यार से संवारे गए बगीचे के साथ अब केवल एक निवास स्थान नहीं था, यह गांव वालों के लिए आशा और बदलाव का प्रतीक बन चुका था। लोग अक्सर वहां आते, धर्मवीर की कहानियां सुनाते और बताते कि कैसे उन्होंने उनके जीवन को छुआ था। अब इस घर की देखभाल सुशील और तारी कर रहे थे, जिन्होंने धर्मवीर की उदारता और सेवा की भावना को जीवित रखने का संकल्प लिया था। सुशील ने धर्मवीर द्वारा छोड़े गए खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास में लगाया। स्थानीय स्कूल, जो बुनियादी संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, अब नई डेस्क, किताबें और यहां तक कि कंप्यूटर से सुसज्जित हो चुका था। तारी ने एक सामुदायिक बाजार की व्यवस्था की, जहां गांव के लोग अपनी फसल और हस्तशिल्प बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते थे। यह सब बाबा की बदौलत है, गांव वाले भावुक होकर कहते। धर्मवीर का बगीचा गांव का एक विशेष स्थान बन गया। सुशील और तारी ने इसके द्वार सभी के लिए खोल दिए ताकि बच्चे वहां खेल सकें और बड़े वहां बैठकर बातें कर सकें। हर खिला हुआ फूल इस बात की याद दिलाता था कि धर्मवीर ने न केवल बीज बोए बल्कि उम्मीद और प्रेरणा भी बोई थी। सुशील अक्सर बगीचे की देखभाल करते थे, मानो यह उनके प्रति एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि हो। जहां गांव धर्मवीर की विरासत का उत्सव मना रहा था, वहीं अजय और लक्ष्मी अपने भविष्य का सामना करने के लिए नए रास्ते तलाश रहे थे।
उनके पास अब वह धन नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ा। धर्मवीर की चिट्ठी के शब्द उनके मन में गूंजते रहते थे, जैसे एक ईश्वरीय संदेश जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। अजय के लिए यह आत्ममंथन बेहद कठिन था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने धन को प्रेम और सम्मान से ऊपर रखा, और यह एहसास उनके भीतर गहरी शर्मिंदगी और पश्चाताप पैदा करता था। लक्ष्मी ने अपने पिता के सिखाए मूल्यों से जुड़ने के नए तरीके तलाशने शुरू किए। हमें बेहतर बनना होगा, उसने अजय से कहा। हम यह नहीं होने दे सकते कि जो कुछ उन्होंने किया वह व्यर्थ जाए। लक्ष्मी ने अपने समय का एक हिस्सा सामुदायिक कार्यों को समर्पित करना शुरू किया। अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए धीरे धीरे उसने समझा कि सच्ची संपत्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन सकारात्मक प्रभावों में है जो हम दूसरों के जीवन में छोड़ते हैं। धर्मवीर का घर अब अजय और लक्ष्मी की यात्राओं का एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया। वे जब भी वहां आते एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करते, जैसे उनके पिता की आत्मा अभी भी उन्हें राह दिखा रही हो। तारी हमेशा उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करती, बिना किसी आलोचना के। सुशील अपने स्वाभाविक सौम्य स्वभाव के साथ उन्हें दिखाते कि कैसे धर्मवीर की विरासत गांव की भलाई के लिए काम कर रही है। एक दिन जब अजय ने बगीचे में खिले फूलों को देखा तो वह गहरी सोच में पड़ गया। पापा का जमीन से हमेशा एक खास रिश्ता था, उसने कहा। मैंने इसे पहले कभी नहीं समझा, लेकिन अब सब कुछ साफ दिखता है। लक्ष्मी के लिए भी वह क्षण बहुत गहरा था। उसने महसूस किया कि धर्मवीर भले ही अब उनके साथ ना हो, फिर भी वह जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे थे, जिन्हें उन्होंने उनके जीवन काल में नजरअंदाज कर दिया था। गांव में धर्मवीर की विरासत का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता था। बच्चे जो पहले कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते थे, अब बेहतर शिक्षा पा रहे थे। परिवार जो मुश्किल से गुजारा कर पाते थे, अब सामुदायिक बाजार के कारण आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। हर बदलाव में धर्मवीर के वे शब्द गूंजते थे, सच्चा मूल्य उसी में है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। सुश और तारी ने यह तय किया कि हर साल धर्मवीर के नाम पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे धर्मवीर दिवस नाम दिया गया। ये जीवन और उन मूल्यों का उत्सव था जो धर्मवीर ने सिखाए थे। इस दिन कहानियां साझा की जाती, बगीचे को दीपों और फूलों से सजाया जाता और बच्चे आशा और प्रेम पर कविताएं सुनाते। ये कार्यक्रम गांव के लिए एक परंपरा बन गया, जो सभी को जोड़ता और धर्मवीर की स्मृतियों को जीवित रखता। अजय और लक्ष्मी ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन एक नई दृष्टि के साथ। अजय, जो हमेशा भौतिक लाभ को प्राथमिकता देता था, ने व्यापार में अपनी सोच बदली। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों का समर्थन करना शुरू किया और छोटी कंपनियों को बढ़ने में मदद की। यह उनके लिए धर्मवीर के आदर्शों को सम्मान देने का एक तरीका था। लक्ष्मी दूसरी ओर सामाजिक परियोजनाओं में सक्रिय हो गई। वह जरूरतमंद परिवारों की मदद में खुशी महसूस करने लगी। अपने अपने तरीकों से धर्मवीर के दोनों बच्चे अब समझने लगे थे कि वास्तव में क्या मायने रखता है। भले ही उनके अतीत की गलतियां उन्हें हमेशा याद दिलाती थीं, लेकिन वे इसे सकारात्मक बदलाव का आधार बना रहे थे। धर्मवीर की स्मृति गांव के हर कोने में जीवित थी। सुशील और तारी के लिए वह केवल एक पिता नहीं थे, वह दृढ़ता और प्रेरणा का प्रतीक थे। अजय और लक्ष्मी के लिए वह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही वे बार बार असफल हुए। गांव के लिए वह यह प्रमाण थे कि छोटे छोटे दया के कार्य भी जिंदगियों को बदल सकते हैं। एक धूप भरी दोपहर जब सुशील बगीचे में फूलों को पानी दे रहे थे, उन्होंने देखा कि अजय एक पेड़ की छाया में चुपचाप बैठे हैं। वह आप पर गर्व करते, सुशील ने बिना भूमिका के कहा। अजय ने उन्हें देखा, आश्चर्यचकित, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह शब्द सच थे। उस रात धर्मवीर के घर की रोशनी धीमी और स्थिर जल रही थी, मानो अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ। जो भी वहां से गुजरता वह धर्मवीर की उपस्थिति को महसूस करता, न केवल यादों में बल्कि उस विरासत में जो उन्होंने पीछे छोड़ी थी। वे जा चुके थे, लेकिन उनका बोया हुआ प्रेम अभी भी फल फूल रहा था।
जिंदगियां बदल रहा था और सभी को प्रेरित कर रहा था। धर्मवीर की प्रेरणादायक कहानी हमें यह याद दिलाती है कि एक जीवन का असली मूल्य उन निर्णयों में छिपा है जो हम कठिनाइयों के बीच लेते हैं। अकेलेपन और धोखे का सामना करने के बावजूद उन्होंने फिर से शुरुआत करने की ताकत पाई और प्रेम और उदारता की विरासत छोड़ी जो सबके दिलों को छू गई। उनकी चिट्ठी और वसीयत केवल शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसी शिक्षाएं थीं जिन्होंने उनके आसपास के हर व्यक्ति को गहराई तक प्रभावित किया। अगर आप धर्मवीर की जगह होते तो क्या करते? क्या आपने भी कभी ऐसा कठिन निर्णय लिया है जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।